गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोग को हमारी क्लास में। कल की क्लास में हमने पढ़ा था वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद हैं, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन इत्यादि बहुत सारे चीज पढ़े थे। तो आज हम लोग उसी में आगे पढ़ेंगे। आगे में पढ़ेंगे द्वितीय व्यंजन, यानी कि द्वितीय व्यंजन किसे कहते हैं। दिया हुआ है एक जैसे दो व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजनों को द्वितीय व्यंजन कहा जाता है। जैसे पक्का, कच्चा, आदि। अब यहाँ पे हम लोग उच्चारण करना सीखेंगे कि इसको उच्चारण कैसे करेंगे। जैसे ये प, फिर कुछ बच्चे पढ़ते हैं प आधा क, फिर क कंपई का, ऐसे पढ़ते हैं। तो इसका शुद्ध उच्चारण करेंगे प, क संयुक्त आकार की मात्रा पक्का। फिर यहाँ पढ़ेंगे क, च संयुक्त आकार की मात्रा कच्चा। जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ते हैं क में पाई का, तो क में पाई जो पढ़ते हैं ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क पढ़ेंगे क में आकार की मात्रा पढ़ेंगे क में आकार का, क्योंकि आ, जैसे यहाँ पे अगर हम लिखते हैं अ फिर लिखते हैं आ, तो अ में कभी भी हम लोग ये नहीं पढ़ते हैं कि अ में पाई आ, क्या पढ़ते हैं अ और आ। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पढ़ेंगे क में आ कार का। तो जिसमें मतलब कि दोनों एक ही जैसा वर्ड आए तो उसी को हम लोग मतलब द्वितीय व्यंजन कहेंगे। और नहीं तो यहाँ पे दूसरा आएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, संयुक्ताक्षर व्यंजन। तो आइए देखते हैं संयुक्ताक्षर व्यंजन किसे कहते हैं। दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से बने अक्षर को संयुक्ताक्षर व्यंजन कहते हैं। जैसे मक्खन, मक्खन, मक्खन में क्या है कि ये क है और ये ख है, तो दोनों वर्ण अलग अलग हो गया ना। इसमें देखिए क संयुक्त है, दोनों क है, इसमें क है और इसमें ख है, तो इसको हम लोग संयुक्ताक्षर व्यंजन कहते हैं। जैसे इसका उच्चारण करेंगे म क ख संयुक्त न, मक्खन। अब आइए पढ़ते हैं अंग। अंग को हम लोग अनुस्वार कहते हैं, इसका उच्चारण नाक से होता है। अंग, इसको आप लोग उच्चारण कीजिए और पढ़िए। देखिए जैसे बताते हैं मंगल, मंगल, चंचल। जब इसका उच्चारण हम लोग करेंगे मंगल, तो इसका उच्चारण नाक पे ज्यादातर जोर जाता है, तो इसीलिए अंग को हम लोग अनुस्वार को क्या कहते हैं, नाक से उच्चारण करते हैं। इसके बाद आता है अह। अह को हम लोग विसर्ग कहते हैं। विसर्ग, इसका उच्चारण ह की तरह होता है। किसकी तरह होता है, ह की तरह। जब भी हम इसका विसर्ग का उच्चारण करते हैं, किसी शब्द में पढ़ते हैं, तो इसका उच्चारण अंत में ह आता है। जैसे प्रातः, अतः, देखिए ह आ रहा है ना यहाँ पे। जैसे प्रातः ह आ रहा है, अतः ह आ रहा है, नमः ह आ रहा है, इस तरह से इसका शब्द बनेगा। अब आता है चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु का उच्चारण होता है मुख और नाक से। चंद्र बिंदु का उच्चारण किससे होता है, मुख से और नाक से। जब भी हम चंद्र बिंदु का उच्चारण करेंगे तो हमारा उच्चारण करते समय नाक और मुंह दोनों पर जोर जाएगा। जैसे आंख, माँ, चांद आदि। अब आप लोग इसको उच्चारण करके खुद से देखिए। जैसे आंख, तो मुंह से और नाक दोनों पे जोर जा रहा है ना,
तो इसीलिए चंद्र बिंदु को हम लोग अनुनासिक भी कहते हैं, मतलब कि हमें नाक और मुंह दोनों से इसमें जोर लगाना पड़ता है, तो इसको अनुनासिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक। अब देखिए हलंत। हलंत दिया हुआ है कि स्वर रहित व्यंजन को उनके नीचे हलंत लगा कर लिखा जाता है, जैसे क में हलंत। अब मान लीजिए कि यहाँ क्या लिखे हैं? स्वर रहित, सहित नहीं। यहाँ पे आप लोग को ध्यान पूर्वक समझना है कि रहित लिखने पर लगता है कि स्वर में लगा हुआ, तो रहित का मतलब ये नहीं। स्वर जिस अगर ये व्यंजन लिख दिए क और इसमें स्वर रहित, मतलब कि इसको हमको पूर्ण रूप से व्यंजन लिखना है, तो क्या करेंगे? इसमें हलंत लगाएंगे। जैसे वर्ड में पढ़ाए थे जिसको खंड या टुकड़ा ना हो, जैसे क लिख दिए, तब क को तो हम लोग खंड कर सकते हैं ना, क हलंत प्लस अ बराबर हो जाएगा क। तो क हो गया, तो इसमें जब हलंत लगा दिए तो ये पूरी तरह से क्या हो गया? व्यंजन वर्ण हो गया। तो इसी को कह रहा है कि स्वर रहित, इसमें स्वर न हो, इसी को स्वर रहित। अगर स्वर सहित कहते तो सीधे क लिख देते, और ये हो गया स्वर सहित, क्योंकि इसमें अ की मात्रा छुपी हुई है। इसी तरह से इसका ग हलंत, घ हलंत। अगर आप लोग यहाँ और एक बात समझना चाहेंगे, जैसे कि ग हलंत घ हलंत लिख दिए, आप लोग कहेंगे कि हम तो ऐसे भी आधा ग लिख सकते हैं, आधा घ ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे व्यंजन वर्ण होते हैं जिसमें आपको हलंत लगा कर ही आधा उसको बनाया जा सकता है। जैसे ट, ठ, ड। अगर ये सबको हम बोले कि बिना हलंत लगाए आप आधा लिखिए, तो हम कैसे लिखेंगे? संभव ही नहीं है। ऐसे अगर हम ट को ऐसे लिख दिए तो सब लोग बोलेंगे कि ये री की मात्रा है कि नहीं? यहाँ पे अब ठ है, ठ को कैसे आधा लिखेंगे? तो जाहिर सी बात है, इसमें आपको हलंत लगाना ही पड़ेगा। जिस वर्ण में नीचे से गोल की मात्रा रहती है अधिकांशतः उसमें हलंत लगता है, नहीं तो बाकी सब में। जैसे प लिखना है तो प को तो हम आधा प ऐसे लिख देते हैं, लेकिन ट ठ ड ढ को हम लोग नहीं लिख पाएंगे। अगर ट्वर्गी अड़ को लिखेंगे तो इसमें से एक डंडी को हटा देंगे तो ऐसे आधा न हो जाएगा, लेकिन ट ठ ड ढ को हम लोग नहीं लिख पाएंगे। क्या समझ में आया? अब आगे देखिए, आगे दिया हुआ है र के विभिन्न रूप होते हैं। र जो है ये क्या है? र एक अपने मूल रूप में है, र ये मूल रूप में है। इसी र को 4 भागों में बांट दिया गया है, मतलब कि इसके विभिन्न रूप होते हैं। जैसे ये वाला जो डंडी दिया हुआ है, ये क्या लगता है? हमेशा ये वर्ण के पैर में लगता है, क्योंकि ऊपर नहीं लगता है। ये क्या होता है? कोई भी वर्ण हो उसके पैर में लगता है। जैसे व्रत, व्रत दिया है तो व्रत में क्या लिखेंगे? इसको आधा व में हलंत, फिर र, फिर त, व्रत। अगर हम सोचे कि इसको ऐसे ना लिख करके व पूरा लिखे और लिख करके प्लस करके र को यहाँ हलंत लिखे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें पहले इसमें हलंत लगेगा, उसके बाद र और त, व्रत। और देखिए ये है र का दूसरा रूप। जैसे दिया हुआ है ट्रक, ट हलंत र क, तो क्या हो गया? ट्रक। फिर इसका तीसरा रूप है, इसको हम लोग कहते हैं क्या? रेप। क्या कहते हैं? ऊपर में दिया हुआ है रेप। ये क्या होता है? रेप वर्ण के ऊपर में लगता है। तो जो वर्ण के ऊपर में लगता है, जैसे बताते हैं सर्प पे, तो वर्ण के ऊपर में जो लगा या इसमें रेप लगा प पे, तो यहाँ पे हम लोग र पढ़ेंगे। अगर स पे लगेगा तो यहाँ पे र पढ़ेंगे। अगर इसके बाद मतलब कि एक वर्ण के पहले ही हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसको र पढ़ेंगे। जैसे दिया है स, तो देखिए इसमें और इसमें हम क्या किए हैं? पहले ही हलंत लगा दिए, लेकिन इसमें पहले नहीं आएगा, क्योंकि रेप जो होता है इसके बाद वाले में हलंत लगता है। स को पूरा लिखे हैं, फिर र में हलंत लगाए हैं, फिर प, तो क्या हो गया? ये सर्प। अब आते हैं ये री की मात्रा।
री की मात्रा जो स्वर वर्ण में हम लोग पढ़ते हैं अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ री, तो वही वाला ये री की मात्रा है। लिखे हैं हम रीग, तो म हलंत री ग। तो री को हम लोग क्यों ऐसे नहीं लिखे हैं, क्योंकि ये स्वर्ण वर्ण है और स्वर्ण वर्ण को हम लोग क्या करते हैं, स्वर हमेशा स्वतंत्र होता है, तो री को री ही लिखा जाता है। तो म री ग, तो इस री को हम लोग क्या करते हैं, ये जो री है लिखने के लिए तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब भी उच्चारण करते हैं तो ये वाला री की तरह उच्चारण करते हैं, छोटी री। इतना समझ में आया? अब मैं आप लोग को री की मात्रा यहाँ पे बताऊंगी र के बाद में कि क्या क्या और पढ़ना है इसमें। जैसे बता रही हूँ, ना अब हम लोग पढ़ेंगे मात्रा, ठीक, कि मात्रा किसे कहते हैं। तो व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने हेतु उनके साथ स्वर जुड़े जाते हैं, जिसे मात्रा कहते हैं। मतलब कि जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं तो उनके साथ स्वर की मात्रा जुड़ी जाती है उसको सही उच्चारण करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि आ है, क के ककहारा अगर हम लोग लिखते हैं क में आकार का, तो उसमें अगर आ स्वर आकार की मात्रा जो स्वर वर्ण है उसको नहीं जोड़ेंगे तो उसको हम लोग आगे नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं आगे बढ़ा सकते हैं। तो कह रहे हैं कि व्यंजनों के अनेक प्रकार के जितने भी व्यंजन है उसमें स्वर की जो मात्रा है उसको हम लोग जोड़ जोड़ करके व्यंजन वर्ण को पूरा करते हैं। अब देखिए, मात्रा सहित वर्ण और उनसे बने शब्द, मतलब कि ये स्वर्ण वर्ण दिया हुआ है और इसके मतलब कि चिन्ह, मात्रा चिन्ह, स्वर्ण वर्ण की क्या होता है, मात्रा चिन्ह। अब दिया हुआ है अ की मात्रा क्या होगा, याद है किसी को? अ की मात्रा नहीं होती है, अ की मात्रा नहीं होती है, अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है। यहाँ पे हम लोग क ख कुछ भी लिखेंगे जिसमें व्यंजन वर्ण लिखेंगे जिसमें अ छुपा हुआ रहता है। उसके बाद लिखेंगे आ की मात्रा चिन्ह ऐसे, हर्षई की हर्षई कहिए या छोटी ई, दीर्घई की बड़ी हसुकर की मतलब हर्षऊ, बड़ी ऊ यानी कि दीर्घऊ, री ए ओ औ, ये सब क्या है, स्वर्ण वर्ण है। स्वर्ण वर्ण की ये सब मात्रा चिन्ह है। मान लीजिए क लिखे यहाँ पे, जिसके आ की कोई मात्रा नहीं है तो इसमें कोई मात्रा नहीं लगी है। आ, तो इसमें यहाँ पे क्या लिखेंगे, आ क में आ कार का, फिर क हसीकार की, क दीर्घिकार की, क हसुकार को, क दीर्घकार को, फिर री लगा हुआ है यहाँ पे, तो क में री की मात्रा लगाएंगे तो री, फिर क में ए कार के, क में ऐ कार के, क में उकार को, क में औकार क। कुछ बच्चे ऐसे भी पढ़ते हैं क में आकार का, क में छोटी ई की मात्रा की, बड़ी छोटी कु, बड़ी कु, री, इस तरह से भी पढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें तो हम लोग लगा दिए री की मात्रा यहाँ पे हो गया, और हसुकर और दीर्घुकर यहाँ पे हम लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए, ख लिखेंगे तो ख की मात्रा में तो हसुकार और दीर्घुकार लगा दिए ऐसे, ग का भी लिख दिए, घ का भी लिख दिए। अगर हम आपको बोले कि र के ककहारा जब लिखते हैं तो र में ऐसे हसुकार की मात्रा और र में ऐसे दीर्घुकार की मात्रा लिखते हैं, तो क्या ये सही होगा? बिल्कुल नहीं। देखिए, ये गलत हो जाएगा। र की मात्रा कहाँ लगती है? र की जो मात्रा है हमेशा उसके पेट में कहिए या उसके बीच में कहिए। तो हसुकार की मात्रा जो लगती है इस तरीके से लगती है, हसुकार की मात्रा, और र में दीर्घुकार की जो मात्रा लगती है इस तरह से। तो इसको आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा कि र में हसुकार की मात्रा और दीर्घुकार की मात्रा कैसे लगती है। और यहाँ पे
छोटे छोटे क्लास में क्वेश्चन भी बनता है कि र की मात्रा कहाँ लगती है, तो र की मात्रा उसके पेट में या उसके बीच में लगती है, और बाकी सारे जो व्यंजन है उसकी जो हसूकार और दीर्घुकार की जो मात्रा लगती है वो लगती है क्या, पैर में नीचे, और बाकी एक र ही ऐसा है जिसके बीच में मात्रा लगती है। जैसे देखे होंगे कि रुपया, 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 रूपा, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। आज के बाद आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे कि र में हसूकार की मात्रा और दीर्घुकार की मात्रा कैसे लिखाएगा, क्योंकि सारे लोग हसूकार हो या दीर्घुकार ऐसे ही लिख देते हैं। तो आज के बाद ऐसे नहीं लिखिएगा, ध्यान पूर्वक देखिएगा कि हसूकार ऐसे लिखा जाता है और दीर्घुकार ऐसे लिखा जाता है। देखिए यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब हम लोग सीखेंगे कि इससे बने शब्द, मतलब कि जो जो मात्रा सिखा दी आपको, इससे कौन कौन से शब्द बनता है इसको हम लोग जानेंगे। जैसे दिया हुआ है क, तो इसमें कोई मात्रा नहीं लगी है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, मात्रा लगा करके हमको शब्द नहीं बनाना है। जैसे आप लोग नीचे क्लास में पढ़े होंगे कि क्वेश्चन आता है कि ऐसे शब्द लिखे कि जिसमें कोई मात्रा न लगी हो, जैसे क्लास 1 हो, यूकेजी हो, उस क्लास में। जैसे इसमें लिख देंगे जिसमें मात्रा लगा कर नहीं बनाना है, तो कम, कम लिख दिए, इसमें कोई मात्रा नहीं लगी है। अब इसमें आकार की मात्रा लगी है, तो आकार की मात्रा से एक शब्द बनाइए। जैसे लिख सकते हैं काका, ना, काम। इस तरह से आप लोग कई शब्द बना सकते हैं। जैसे हसीकार से किसान, दीर्घिकार से कील। अब यहाँ पे आप लोग समझेंगे कि जब हसीकार और दीर्घिकार, हसीकार का जब भी उच्चारण हम लोग करेंगे तो इसके उच्चारण में कम समय लगता है और इसके उच्चारण में अधिक समय लगता है। जैसे किसान, तो किसान में कम समय लग रहा है उच्चारण करने में, और इसमें कील, कील पे जो ज्यादा जोर आ रहा है, तो इसको हम लोग दीर्घिकार, मतलब दीर्घिकार के मतलब ये होता है, दीर्घई का मतलब ये होता है कि उसमें हसीकार की अपेक्षा दीर्घिकार में अधिक समय लगे। जैसे हसूकार, हसूकार में क्या हो जाएगा, कुत्ता। और कोई शब्द सोचिए कि इसमें और क्या होगा कुत्ता के बाद। जैसे मान लीजिए कूप, दीर्घकार का क्या हो जाएगा, कूप। तो इसमें भी सेम प्रोसेस इसके वाला भी इसमें होता है, हसूकार और दीर्घकार में। जैसे हसूकार में थोड़ा कम उच्चारण करते समय थोड़ा कम हमें आवाज निकालना पड़े, जैसे कुत्ता। जैसे बोले कूप, कूप में क्या हो रहा है, अधिक उच्चारण करना पड़ रहा है, इसके अपेक्षा दुगुना उच्चारण इसमें लग रहा है। अब देखिए इसमें री की मात्रा दिया है क्रिस, तो इसको लिख लेंगे हम लोग क्रिस या कृषक। फिर एक कार की मात्रा से बनाएंगे एक नए शब्द, तो क्या हो जाएगा, केला, मेला, ठेला इत्यादि, मतलब बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। कैसे हम लोग बनाएंगे, कैलाश, को से बनाएंगे कोयल, कौ से बनाएंगे कौवा। तो इस तरह से आप लोग बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। एक बार कोशिश करिएगा कि इन सारे शब्दों को छोड़ करके आप खुद अपना नोट कॉपी जो बनाते हैं, फेयर कॉपी, उस पे एक एक और शब्द खुद से लिखिएगा। अब देखिए इसमें से हम बता रहे हैं एक दो क्वेश्चन जिसको आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा। जैसे बता रही हूँ अ जो है ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है छोटे क्लास में कि ऐसा कौन सा स्वर्ण वर्ण होता है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। तो एक अ ही ऐसा स्वर्ण वर्ण है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। तो यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे कि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। और एक बात आप लोग ध्यान देंगे कि नहीं, नहीं पे हमेशा बिंदु देना, अनुस्वार देना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बिंदु देने से ये होता है, अगर हम बिंदु को हटा दें, अनुस्वार को हटा दें, तो इसको उच्चारण कीजिए नहीं, नहीं हो जाएगा।
जब भी हम इस पे बिंदु या अनुस्वार कहिए उसको, मतलब बिंदु देंगे तो तभी जाके मेरा ये नहीं का उच्चारण सही होगा। अगर इसमें मतलब हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, न ही। बिंदु दे देते हैं, समझ रहे हैं। जैसे कि एक और बता रही हूँ, अधिकांश सब देख रहे होंगे, जैसे दिया रहता है चीता और चिंता, समझ रहे हो ना, बिंदु का कितना अर्थ चेंज हो रहा है। इसके बाद आप लोग नोट कॉपी में ही लिखेंगे कि जो मैं कल बताई थी उसमें हमसे एक छूट गया था, ध और अड़ दोनों के मतलब टठा में हम लोग को क्या पढ़ते हैं, ड और ढ, तो इसके नीचे बिंदु नहीं लगा रहता है, लेकिन इसको अड़ा और इसको अड़ा कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये कल छूट गया था, तो इसको आप लोग लिख लेंगे। इसको हम लोग कहते हैं अतिरिक्त व्यंजन। क्या कहते हैं, अतिरिक्त व्यंजन। और यहाँ पर ध्यान पूर्वक समझेंगे कि ढ जो है और अड़ा, ये दोनों क्या होता है, हमेशा शब्द के बीच में लगकर बनता है। ये सोचेंगे कि यहाँ से शुरू करके हम बनाएं तो ये कभी शुरू नहीं होगा। जैसे पढ़ना है तो देखिए बीच में आए ना, तो ये ढ और अड़ दोनों क्या होता है कि एक शब्द मतलब कि एक वर्ण को छोड़ करके बाद में ही लग करके बनता है। अगर आप लोग बोलेंगे कि ढ से तो ढोलक होता है मैम, तो ढोलक, ढोलक लिखे तो इसके नीचे हम लोग बिंदु नहीं लगाते हैं, तो ये ढ से ढोलक हो जाएगा, ये सही है। लेकिन अगर हम बिंदु यहाँ लगा देंगे तो ये हमारा ढोलक गलत हो जाएगा। इतना समझ में आया। तो इसी तरह से अड़ा का भी, अड़ा का हम लोग लिखेंगे क्या, सड़क, सड़क। अगर हम सड़क लिखे और सड़क के नीचे बिंदु न लगाए तो इसको क्या उच्चारण कर लेंगे, सड़क, ठीक ना। तो ये हो गया पढ़ना, ये हो गया सड़क। तो ये हमेशा याद रखेंगे कि अड़ और ढ का कभी भी हम इस शब्द का प्रयोग करेंगे तो हमेशा शब्द के बीच में या मतलब लास्ट में करेंगे, लेकिन इसमें हम लोग नहीं कर। इतना समझ में आया कि कभी भी हम लोग मतलब कि अड़ और ढ को क्या करेंगे, शब्द के बीच में या किनारे लगाएंगे, पहले नहीं लगाएंगे। जब भी आप इस अड़ और ढ को पहले लगाना हो तो वह उसके नीचे बिंदु नहीं देंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। इतना समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे कि अगले क्लास में वर्ण विच्छेद करना सीखेंगे कि वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है, कैसे तोड़ा जाता है। और हम लोग सीखेंगे कि अड़ और ढ को भी इंग्लिश में भी इसको सीखना होगा कि अड़ और ढ को कैसे पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।